विश्व में किसी व्यक्ति विशेष को सबसे ज्यादा मान सम्मान प्राप्त होता है तो वह है शिक्षक। क्योंकि शिक्षक अपने देश के भविष्य को अपनी तपस्या और साधना से तराशता है और बेहतरीन नागरिक के रूप में समाज को लौटाता है। इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, टीचर्स आर द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री, द पिलर्स अपॉन विच ऑल एस्पिरेशंस आर कन्वर्टेड इनटू रियलिटीज। आइए आज हम ऐसे ही एक परिपूर्ण तथा ऑल टाइम पॉपुलर शिक्षक और प्रसिद्ध लेखक का सफरनामा देखते हैं, जिन्होंने डॉक्टर मधुकर राव वासनिक पीडब्ल्यूएस कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में विगत 30 वर्षों से अनेक छात्रों को उत्तम नागरिक एवं उनमें उत्तम कला गुण विकसित करने का कार्य किया। साथ ही इस महाविद्यालय की ख्याति राष्ट्र स्तर पर पहुंचाने का कार्य भी किया है। डॉक्टर मिथिलेश अवस्थी का जन्म छत्तीसगढ़ राज्य के अत्यंत दुर्गम भाग में जिला दंतेवाड़ा के गीदम ग्राम में 1 अगस्त 1960 में एक संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। उनके दादा का नाम स्वर्गीय राम नारायण अवस्थी था तथा उनके पिताजी का नाम स्वर्गीय जगदीश प्रसाद अवस्थी था। इस इलाके में वे एक दयाशील जमींदार के रूप में प्रसिद्ध थे। घर एवं समाज में एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति के रूप में भी वे जाने जाते थे। शिक्षा के प्रति अपार श्रद्धा होने की वजह अपने बच्चों में शिक्षा के संस्कार लाने में उन्होंने कोई कसर न छोड़ी थी। समाज के हर व्यक्ति से प्रेम एवं आदर का व्यवहार और समाज के प्रति अपना दायित्व का भाव मिथिलेश जी और अन्य भाइयों में उनके पितामह से ही आया था। मिथिलेश जी के माता का नाम श्रीमती कामिनी देवी है। पूरे गीदम ग्राम एवं परिवार में एक वात्सल्यपूर्ण व्यक्ति के रूप में उन्हें पहचाना जाता है। मिथिलेश जी पर वे अपना खास प्रभाव रखती है, क्योंकि पढ़ने की लालसा माता से ही उन्हें प्राप्त हुई है। बचपन में माता कामिनी देवी को वे किसी न किसी पुस्तक में रुचि लेते हुए देखा है। उम्र के इस पड़ाव पर भी माता किसी न किसी पुस्तक को पढ़ते हुए देखी जा सकती है। माता पिता की इच्छा शक्ति और प्रोत्साहन की वजह मिथिलेश जी और सारे भाई बहन पोस्ट ग्रेजुएट है तथा परिवार में सभी उच्च शिक्षा प्राप्त है। मिथिलेश जी के 2 भाई और 2 बहन हैं। सबसे बड़ी बहन श्रीमती गायत्री शुक्ला भिलाई में रहती है। बड़े भैया दादा कौशल किशोर अवस्थी, जो कि पेशे से एक नामी वकील है और फोटोग्राफी में शौक रखते हैं। फिर 4 नंबर पर बहन श्रीमती नीलम तिवारी है, जो कि भाटापारा में रहती है। और सबसे छोटे भाई श्री अवधेश अवस्थी जी, जो कि हिंदी के ही शिक्षक है और विशेषकर वे भी राष्ट्र स्तर के एक कवि के रूप में ख्याति प्राप्त है। प्रसिद्ध चुटकी भर चंदन कविता संग्रह के आप लेखक हैं। मिथिलेश जी की प्रारंभिक शिक्षा गीदम ग्राम में ही प्राथमिक शाला, पूर्व माध्यमिक शाला और शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में संपन्न हुई। आगे उच्च शिक्षा की व्यवस्था गांव में नहीं होने की वजह सभी भाइयों को जगदलपुर एवं अन्य शहरों में जाना पड़ा। मिथिलेश जी ने अपना ग्रेजुएशन बीए शासकीय महाविद्यालय जगदलपुर में पूर्ण किया। महाविद्यालय जीवन के इस पड़ाव पर आते आते मिथिलेश जी के मन में उच्च महाविद्यालय में शिक्षक बनने की जिज्ञासा पनपने लगी थी। साथ ही उनकी कुछ कविताएं एवं लेख अंकुरित हो रहे थे। अब आगे का रास्ता और संघर्षपूर्ण था। पीजी की पढ़ाई के लिए उन्हें अब किसी बड़े महानगर जाना था। माता पिता द्वारा दिए आत्मनिर्भरता के पाठ ने उनके आगे की राह उन्हें ज्ञान समृद्धि की ओर जाने में मददगार सिद्ध हुई। एमए की पढ़ाई के लिए मिथिलेश जी नागपुर पहुंचे। नागपुर में आने पर शुरू में उनके एक चचेरे भाई का साथ मिला, लेकिन इस भाई का तबादला अन्य शहर में होने की वजह परेशानी बढ़ी। लेकिन उनकी मौसी श्रीमती उमा तिवारी, जिन्हें वे चाची कहते हैं, और चाचा जी स्वर्गीय ज्ञान प्रकाश तिवारी, उन्हें संरक्षण प्राप्त हुआ। चाचा जी और चाची जी का सपोर्ट उन्हें उनके जीवन के अत्यंत कठिन समय में प्राप्त हुआ था। चाचा
और चाची जी का संरक्षण उन्हें आज भी प्राप्त है। एमए हिंदी साहित्य की पढ़ाई के लिए उन्होंने 1979 में नागपुर विश्वविद्यालय कैंपस में हिंदी विभाग में दाखिला लिया। विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में अनेक ग्रंथों के अध्ययन में उन्होंने समय बिताया। हिंदी साहित्य के उनकी रुचि के लिए उनके पितामह श्री रामनारायण अवस्थी का उन पर विशेष प्रभाव रहा। पितामह तुलसी साहित्य हमेशा पढ़ते थे तथा मिथिलेश जी को भी वे चर्चा में सम्मिलित करते थे। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन उनके हिंदी साहित्य की रुचि की पहली सीढ़ी साबित हुई। इन दिनों हिंदी साहित्य की पढ़ाई के साथ साथ भारतीय संस्कृति, इतिहास और दर्शन का विशेष अध्ययन भी किया। समाजशास्त्र में भी रुचि पैदा हुई, इसीलिए उन्होंने अपना दूसरा एमए समाजशास्त्र में भी पूर्ण किया। उन दिनों सामान्य बोलचाल में भी अवस्थी जी शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते थे और उनके अपने हिंदी साहित्य का अध्ययन, इससे मिथिलेश जी के संपर्क में आए हर एक व्यक्ति उनकी भाषा से खासा प्रभावित रहता था। 1981 की बात है जब नवभारत के उपसंपादक श्री हर्षवर्धन आर्य भी उनसे प्रभावित हुए थे। उन्होंने फिर उन्हें नवभारत के समाचार संपादक श्री मनमोहन माहेश्वरी जी से मिलवाया था और इसके बाद उन्हें पत्रकार के रूप में नवभारत में जुड़ने का मौका मिला। शिक्षा के साथ साथ आर्थिक निर्भरता के लिए भी उन्होंने इस अवसर को जरूरी समझा। इसी दौरान मिथिलेश जी ने एमफिल का पाठ्यक्रम पूर्ण किया। पत्रकारिता में रुचि थी, संपादकीय लेखन में उन्होंने आनंद उठाया, लेकिन उनका एक मन अभी भी शिक्षक बनने के लिए लालायित था। फिर क्या था, अनेक महाविद्यालय में उन्होंने अर्जियां दी और साक्षात्कार के लिए गए, लेकिन डोनेशन और अनेक प्रभाव के चलते महाविद्यालय में उनके हाथ जल्द सफलता न लगी। एक के बाद एक ऐसे 178 इंटरव्यू दिए, लेकिन निराशा ही उनके हाथ में लगी। लेकिन वे निराश नहीं हुए। 200 इंटरव्यू की तैयारी रखी। शायद पीडब्ल्यूएस महाविद्यालय मानो उनका इंतजार कर रहा था। यहाँ उनकी 178वीं इंटरव्यू हुई जिसमें वे सफल हुए। 1 अक्टूबर 1990 को उन्होंने बतौर लेक्चरर पीडब्ल्यूएस महाविद्यालय में अध्यापन का तप शुरू किया। गीदम ग्राम से लगभग 800 किलोमीटर की दूरी रहने की वजह गांव बार बार जाना संभव नहीं था, लेकिन पारिवारिक जिम्मेवारियों से वे दूर न थे। परिवार में एक डिसीजन मेकर के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। घर परिवार के हर कार्यक्रम एवं शादी ब्याह में उनकी सलाह महत्वपूर्ण माना जाता है। एक पुत्र, भाई, चाचा और मामा के रूप में पूरे परिवार में दुलार प्राप्त किया। नागपुर में 1980 का पूर्ण दशक उनके उच्च शिक्षा प्राप्ति एवं आर्थिक स्वयंपूर्णता के लिए चुनौतियों से भरा था। उनके इस समय के साथ ही उनके बड़े भैया एडवोकेट श्री कौशल किशोर अवस्थी जी है। आइए उनकी भावनाएं सुनते हैं। आदरणीय जनों को नमन। मेरे अनुज श्री मिथिलेश अवस्थी शासकीय सेवा से रिटायर हो रहे हैं। शिक्षा जगत में आज वे जिन ऊंचाइयों पर पहुंचे, उसमें आप सभी आदरणीय जनों की प्रेरणा, सामयिक सहजता एवं स्वस्थ विचारण ही विशेष एवं महत्वपूर्ण रहा है। मिथिलेश अवस्थी ने स्नातक से उच्चतर शिक्षा नागपुर में प्राप्त की। उन्होंने अपने जीवन में कठिन संघर्ष किया, कभी भी निराश नहीं हुए और हताश नहीं हुए। अच्छा प्रयास ही उनके जीवन का लक्ष्य रहा। अध्ययन करते रहना उनकी आदत रही। विचारण एवं मनन करना हम दोनों के बीच रहा। हम दोनों मित्रवत चिंतन मनन कर उत्कृष्ट निष्कर्ष पर पहुंचने का ही प्रयास हमेशा किए। मिथिलेश हिंदी में और हिंदी साहित्य में निपुण थे। मैं भी जहाँ संशय में आता था, वहाँ मिथिलेश से अपने विषय, ज्ञान, विज्ञान का आदान प्रदान करता था और संशय दूर होने पर संतुष्ट हुआ। कहीं मिथिलेश आगे हो जाता था, कहीं मैं आगे,
किंतु हमारी प्रतिस्पर्धा नहीं होती। हम दोनों का उद्देश्य निष्पक्षता पूर्ण ज्ञान रूपी धन का अर्जन एवं संग्रहण करना ही है। आर्थिक धन द्वितीयक रहा है। हम दोनों सरस्वती के आराधक हैं। मिथिलेश अवस्थी ने अन्य प्रांतों में हिंदी सम्मेलन और कार्यक्रमों में भाग लिया और पुरस्कृत हुए। मिथिलेश की सरलता और उनकी सहजता, सुसंस्कृति ही उनका जीवन है। सूक्ष्म एवं स्वस्थ ज्ञान का आदान प्रदान और उसको संजोना उनकी प्रकृति में है। यह सभी निपुणता, कुशलता आप सभी प्रेमीजन के सामीप्य में रहने, मिलकर कार्य संपादन करने और सभी के द्वारा एक दूसरे का मान सम्मान बनाकर मर्यादित रहकर रहने से हुई है। इस सभी का श्रेय आप सभी स्नेही जनों को है। मैं आप सबको पुनः नमन करता हूँ। पीडब्ल्यूएस महाविद्यालय में लेक्चरर के रूप में स्थान प्राप्त कर उच्च महाविद्यालय में शिक्षक बनने का उनका सपना अब पूरा हुआ था। यहाँ आते ही शुरू हुए उनके शिक्षा के एक्सपेरिमेंट्स। अपने नॉलेज और विषय पर पकड़ की वजह से विद्यार्थियों में वे पॉपुलर बनने लगे। उनकी कक्षाएं हमेशा भरी रहती। साथ ही महाविद्यालय के अन्य सहपाठियों के साथ उनके मधुर संबंधों के वजह से स्टाफ में भी वे पॉपुलर हुए। प्रिंट मीडिया के साथ जुड़े होने की वजह, ड्राफ्टिंग का नॉलेज, मंच संचालन में उनकी महारत और उच्च कोटि के लेखन शैली की वजह से महाविद्यालय में वे इंडिस्पेंसिबल बने। हर प्रोजेक्ट और एक्टिविटी में मिथिलेश जी का मार्गदर्शन और उपस्थिति आवश्यकता बन गई। महाविद्यालय में अनेक कार्यक्रम में संचालन और अनेक कार्यक्रम में उनका मार्गदर्शन विद्यार्थियों को प्राप्त हुआ। महाविद्यालय की मैत्री मैगजीन, जर्नल पर्सपेक्टिव और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों के ग्रंथों के संपादन का कार्य डॉक्टर अवस्थी के लिए नया न था, लेकिन इस बहाने अपने साथियों का उन्होंने भरपूर मार्गदर्शन किया। शिक्षक के रूप में अपार मेहनत और महाविद्यालय के प्रति दायित्व का भाव और निष्ठा की वजह महाविद्यालय के सभी प्राचार्य और स्वयं संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर मधुकर राव जी वासनिक उनके प्रशंसक बने। महाविद्यालय के अलावा शहर के अन्य महाविद्यालयों में और देश के अन्य शहरों में विविध संगोष्ठियों में उनका सहभाग अब बढ़ता गया और जल्दी ही वे एक समीक्षक के रूप में अपनी पहचान बनाते गए। इसी बीच किसी भी शिक्षक के लिए अत्यावश्यक पीएचडी की डिग्री भी उन्होंने प्राप्त की। यह समय आते आते शिक्षा जगत में वे अब परिपक्व प्राध्यापक और एमफिल और पीएचडी के मार्गदर्शक बने। अनेक शोधार्थियों को उन्होंने मार्गदर्शन किया। एक लेखक के रूप में चर्चा में वे तब आए जब उनका पहला कविता संग्रह इम्तिहान रोज होते हैं 2008 में प्रकाशित। उनकी दूसरी किताब चिंतन के क्षण भी प्रकाशित हुई। फिर 2009 में यशपाल के उपन्यासों में युग चेतना वैचारिक और मौलिक ग्रंथ प्रकाशित हुआ। इसी बीच उन्होंने यूजीसी स्पॉन्सर्ड माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट पूर्ण किया और इस पर आधारित ग्रंथ अहिंदी भाषी एवं हिंदी रंगमंच 2016 में प्रकाशित किया। इन 8-10 वर्षों में डॉक्टर मिथिलेश अवस्थी साहित्य जगत में एक अनन्य साधारण कवि, लेखक और समीक्षक के रूप में जाने जाने लगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में बीजभाषक और वक्ता के रूप में उन्हें आमंत्रित किया जाता रहा। पीएचडी मार्गदर्शक और वैल्यूअर के रूप में अन्य विश्वविद्यालयों से भी उन्हें आमंत्रित किया जाता रहा। रिसर्च मेथोडोलॉजी इन हिंदी लिटरेचर और डॉक्टर मिथिलेश अवस्थी यह एक इक्वेशन ही बन गया था। हिंदी साहित्य जगत के उनके एक प्रशंसक और मित्र डॉक्टर बसंत त्रिपाठी है। आइए उनको सुनते हैं। मिथिलेश अवस्थी को जैसा मैंने जाना, एक तो बहुत कर्मठ रूप में कि वे हर काम को, चाहे वह छोटा हो
या बड़ा किसी भी स्तर का काम हो, बहुत कर्मठता से, बहुत ईमानदारी से और उस कार्य की जो ज़रूरतें हैं उसको केंद्र में रख करके उसे अंतिम रूप तक पहुंचाते हैं। एक तरह से मैं मानता हूं कि अपनी मंजिल की प्राप्ति के लिए या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे किसी भी अनुचित साधन का प्रयोग करने में कभी भी अपने आप को न तैयार पाते हैं और न ही अपनी मित्र मंडली या दोस्तों को उसके लिए तैयार करते हैं। गांधी जी जिसे साधन की शुचिता कहते थे, उस साधन की शुचिता का अंतिम रूप तक पालन करने वाले वे एक जिम्मेदार शिक्षक, कवि और एक नागरिक हैं। उनके इस रूप पर सोचते हुए हमेशा मुझे अच्छा सा लगता है। दूसरी बात, पठन पाठन के प्रति उनकी गंभीरता और ईमानदारी, अपने विद्यार्थियों को लेकर के, उनके भविष्य को लेकर के उनकी चिंता, उनकी सोच, ये सारी चीज़ें उन्हें एक बड़ा मनुष्य बनाती हैं। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि एक ऐसे बड़े आदमी की मित्रता, उनका सानिध्य, उनका साथ मुझे कुछ समय तक मिला। यह कितने आनंद, संतुष्टि और अभिमान की बात थी कि माता पिता दोनों ने ही मिथिलेश जी को अपने जीवन की ऊंचाइयों की उड़ान भरते देखा। मिथिलेश जी को अनेक राष्ट्र स्तर के सम्मान प्राप्त है। सन 2007 में साहित्य शिरोमणि सम्मान, सन 2008 में साहित्य सुमन सम्मान, 2008 में ही पंडित रविशंकर शुक्ल समाज सेवा पुरस्कार, 2011 में राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार, 2011 में साहित्य भूषण पुरस्कार, 2012 में साहित्य सागर पुरस्कार, 2012 में साहित्य मनीषी सम्मान, 2016 में लघु कथा मंच सम्मान और 2017 में हिंदी सेवी सारस्वत प्रचारक सम्मान। इन सब सम्मानों के बीच पूरे अवस्थी परिवार के लिए मानो यह क्षण अभिमान और गौरव के क्षण बनते गए। अम्मा जी कामिनी देवी आज भी हर्ष और संतुष्टि से भाव विभोर हो जाती है। आइए उनके अपने भाव सुनते हैं। चिरंजीव मिथिलेश रिटायर हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी आदरणीय जन को यथोचित अभिवादन। मिथिलेश मेरे मदनी पुत्र हैं। मैं आज माता और पुत्र के बीच संबंधों के बारे में अपेक्षा, आकांक्षा और संदोए सपनों को साकार एवं पूर्ण होने को आप सभी स्नेही जन के बीच शेयर कर रहे हैं। प्रकृति के नियमों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म के बाद समयानुसार लालन पालन, शिक्षा दीक्षा प्राप्त पश्चात सेवा, शासकीय सेवा करनी होती है। यह शासकीय सेवा का कार्य जुलाई 2020 के अंत में पूरा हुआ। अगस्त के प्रारंभ होते ही मिथिलेश के स्थान पर अब अन्य को यह कर्तव्य एवं दायित्व निभाना होगा। मेरी आशाओं से भी और ऊपर उठकर हिंदी जगत में मिथिलेश ने प्राध्यापक, रचयिता, कवि आज बने। उसमें आप सभी स्नेही जन का सामूहिक प्रेरणा, स्नेह एवं स्वस्थ वातावरण की अपार शक्ति के रूप में रहा है। उच्च दर्जे का अध्यापन PWS कॉलेज में ही रहा। इस अंतराल में इन्होंने अन्य प्रांतों के हिंदी सम्मेलनों में भाग लिया और पुरस्कृत हुए। समय पर ही प्रत्येक कार्य को करना, कार्यों में भाग लेने वाले सभी सहयोगी गण को उनके मान सम्मान को बरकरार रखकर स्वस्थ वातावरण को बनाए रखकर कार्य करना उनके स्वभाव में रहा। सभी स्नेहजन मिथिलेश के सामीप्य में रहे एवं आप सभी के सामीप्य में एक लंबा अंतराल मिथिलेश का रहा। यही देन आज इतने उच्च स्तर पर आ पहुंची है। आप सभी का स्नेह एवं लगाव देखकर मैं विभोर हो गई। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ पल ऐसे भी आते हैं जिसका उन्हें इंतजार होता है। यह
खुशी एवं अपने जीवन के सर्कल को पूर्ण करने वाले क्षण होते हैं। यहाँ से जीवन की धारा मधुर से मधुरतम हो जाती है। मिथिलेश जी के जीवन में मिठास भरने तथा उनका सर्कल पूरा करने दीप्ति भाभी आई। दीप्ति भाभी भी हिंदी भाषा की जानकार है एवं केंद्रीय विद्यालय नागपुर में हिंदी की शिक्षिका है। हमारे भ्राता के जीवन में रंगी बेरंगी खुशियां लाने वाली आइए भाभी से मिलते हैं। नमस्ते। आप सभी के प्रिय डॉक्टर अवस्थी जी, सौभाग्य से जिनकी पत्नी होने का, बेटर हाफ होने का मुझे मौका मिला है, उनकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर मैं कुछ कहूँ इससे पूर्व मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए उनके सभी सहकर्मियों, सहयोगियों एवं विद्यार्थियों से 2 शब्द निवेदित करना चाहूँगी। आप सभी ने इतने वर्षों में जो अपने प्रेम, स्नेह और सम्मान की गंगा डॉक्टर अवस्थी सर की ओर बहाई है, उस गंगा की एक छोटी सी धारा पिछले कुछ वर्षों में मुझ तक भी पहुंची। धन्यवाद उस प्रेम, स्नेह, आदर और मान सम्मान के लिए। अब मैं डॉक्टर अवस्थी जी यानी कि अपने श्रीमान जी के बारे में कहना चाहूँगी कि 30 वर्षों का ये सुदीर्घ कार्यकाल उन्होंने इतने सुंदर ढंग से, इतने अनुशासन, समर्पण, लगन के साथ कार्य करते हुए पूर्ण किया है। इसके लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई देती हूँ, हार्दिक अभिनंदन है। उनके जैसा शिक्षक, क्योंकि मैं भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हूँ, तो उनकी जैसा शिक्षक शायद मैंने आज तक नहीं देखा। ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये एक पत्नी का पति के प्रति भाव नहीं है, बल्कि ये एक ईमानदार व्यक्ति का कथन है कि पूरे भारत में घूमने पर, बहुत सारे लोगों से परिचय होने पर भी मुझे ऐसा कोई व्यक्ति याद नहीं आता जिस व्यक्ति में इस प्रकार की ईमानदारी, लगन, निष्ठा, समर्पण और सबसे बढ़कर विद्यार्थियों के प्रति प्रेम भाव है। इस सब को लेकर आपने अपने शिक्षण कार्य के 30 वर्ष पूरे किए सफलतापूर्वक। इस बात की हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन। पुनश्च भविष्य में आपकी जो भी योजनाएं हैं, आपका लेखन कार्य, आपकी समाज सेवा, योग, व्यायाम आदि के संबंध में आपके जो भी योजनाएं, जो भी विचार अभी तक अपूर्ण रह गए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वे सारे विचार एवं योजनाएं कार्य रूप में परिणत हों। आपको अवसर मिले कि आप उन सबको सफलतापूर्वक पूरा कर सकें और हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहें। हम सबके ऊपर आपका स्नेह एवं आशीर्वाद बना रहे, यही मेरी ईश्वर से कामना है। महाविद्यालय में मिथिलेश जी ने अपने सहपाठियों के साथ मैत्री और प्रेम के जो संबंध बनाए हैं वे अनन्य साधारण हैं। विगत 30 वर्षों में इनके मैत्री की धारा में हर कोई डूबा हुआ है। फिर शीला चाहंदे मैडम हो जो उनकी बड़ी बहन बनी है, इकलौती ऐसी है जो उनकी टांग खींच सकती है, तो छोटी बहन डॉक्टर प्रज्ञा बागड़े है जिनकी एक विश्वविद्यालय परीक्षा में अवस्थी जी उनका सुरक्षा कवच बन गए और बाहरी उपद्रवियों को महाविद्यालय में भटकने नहीं देते थे। आइए छोटी बहन बागड़े मैडम को सुनते हैं। अवस्थी सर रिटायर्ड होत आहेत। अवस्थी सर, चांदे मॅडम, आम्ही सोबत लागलो। जवळपास 30 वर्ष आम्ही सोबत काम केलेलं आहे। त्यांनी चांदे मॅडम आणि माझ्यासोबत एक नातं तयार केलं होतं। ते चांदे मॅडमला हक्कांनी मोठी बहीण म्हणायचे आणि मला लहान बहीण म्हणायचे आणि शेवटपर्यंत त्यांनी ते निभवलं सुद्धा। माझ्यासाठी नेहमी ते मोठ्या भावाच्या भूमिकेत राहिले आहे आणि पुढेही राहतीलच। त्यांच्यापासून खूप काही शिकण्यासारखं आहे। मी वेळोवेळी वेगवेगळ्या विषयांवर
त्यांच्याकडून मार्गदर्शन मिळवलेलं आहे. मग ते भाषण असो, संचालन असो, रिपोर्ट रायटिंग असो किंवा रिसर्च पेपर रायटिंग असो, त्यांनीही मला वेळोवेळी मार्गदर्शन केलेलं आहे. आणि त्यांच्या भावी आयुष्यासाठी त्यांना आणि वहिनींना स्वस्थ सुंदर आयुष्याच्या शुभेच्छा देते. उम्र में कम प्राध्यापक मित्रों से उनके संबंध बड़े भ्राता के रूप में है और वे अपना इस भाव से हक जताते हैं, तो अनुज भी इस नाते की गरिमा निभाते हैं। हर सुबह कॉलेज के बोझ के नीचे उनके ठहाके कौन भूल सकता है, और फिर कुछ मित्रों के साथ ये ऐसी भी मस्ती, और फिर कुछ मित्रों के बच्चों के साथ ये वाली भी मस्ती। प्राध्यापिकाओं के लिए उनके मन में एक खास स्थान है। महाविद्यालय में इनके विकास के लिए वे हमेशा प्रयासरत रहते हैं। इसी वजह रिश्तों की यह धारा आगे बढ़कर उनको अंग्रेजी विभाग की मेघा रामटेके के गुरुपा बनाते हैं। आइए उनके प्रति डॉक्टर मेघा रामटेके की भावनाएं सुनते हैं। प्रणाम। इन 13 सालों में जितना भी समय मैंने सर के साथ बिताया है, उसके हर एक क्षण ने मुझे एक नया बोध दिया है। चाहे वो जीवन की दार्शनिकता से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो या मनुष्य के मानस शास्त्र से संबंधित। ऐसी ही एक बात मुझे सर के बारे में बहुत प्रभावित करती है, और वह है उनके विचारों में स्त्रीवादी दृष्टिकोण। आज इस पितृसत्तात्मक समाज में जहाँ पुरुष स्त्री को अपने बराबर भी नहीं मानता, सर कहते हैं स्त्री ने पुरुष की बराबरी करने की कोई जरूरत नहीं है, जरूरत है पुरुष ने स्त्री की बराबरी करने की। दूसरे के मन की वेदना को समझने की और समवेदना की सर की क्षमता को देखकर मैं चकित हो जाती हूँ। हर एक व्यक्ति को समानता और न्याय की दृष्टि से देखने के लिए एक बहुत व्यापक सोच और विकसित मानसिकता की जरूरत होती है। मुझे इस बात का गर्व है कि सर मुझे अपनी बेटियां। जिन छात्राओं को उन्होंने बीए और एमए में पढ़ाया, ऐसी छात्राएं महाविद्यालय में अंशकालीन प्राध्यापक के रूप में अध्यापन करने नियुक्त होती थी। एक विद्यार्थी के रूप में पूर्णता प्राप्त कर एक शिक्षक के रूप में उनके साथ रहकर उत्तम शिक्षक बनने का वे अवसर प्राप्त करते थे। इसमें प्रीति गौतम को बड़ी बेटी का मान प्राप्त है, तो संतोषी कौर वालिया को छोटी बेटी का, बहू का मान जागृति सिंह को है और बच्ची प्रियंका मेश्राम। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं बड़ी बेटी प्रीति गौतम को और फिर सुनेंगे छोटी बेटी संतोषी वालिया को। सर के साथ मेरे 2 रिश्ते जुड़े हैं इस विभाग से। पहला गुरु का और दूसरा पिता का। उन्होंने इस रूप में जो भी ज्ञान हमें दिया है, वह ज्ञान हमारे जीवन के लिए बहुत ही मूल्यवान है। मैं इस सेवानिवृत्ति के अवसर पर ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सर को हमेशा ईश्वर स्वस्थ रखे, खुश रखे और दीर्घायु रखे और उनके भविष्य की उज्जवल कामना करते हैं। नमस्ते, मैं नाम संतोष कौर संधू और सर के लिए उनके विजय संतोष है। मेरी आज से 20 वर्ष पहले सर से मुलाकात पीडब्ल्यूएस महाविद्यालय में एक विद्यार्थी के रूप में हुई थी। मैंने सर के पास से भी प्रथम वर्ष से लेकर एमफिल तक की शिक्षा प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त मैंने उनके अंडर में एक शिक्षिका के रूप में कार्य भी किया है। पढ़ने से अधिक मुश्किल होता है पढ़ाना, और ये मुश्किल मुझे कभी नहीं आई, और इसका श्रेय अवश्य सर को ही जाता है। सर मुझे गलती करने से पहले ही गलती समझा देते थे और गलती कभी होती ही नहीं थी। सर जैसे व्यक्ति तो समाज में बहुत कम ही देखने को मिलते हैं जो अपने से पहले अपने विद्यार्थियों को अधिक महत्व देते हैं। सर की करनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। सर जो कहते हैं वही करते हैं। सर विद्यार्थियों की समस्याओं को सुनकर उन्हें हमेशा जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और उन्हें सही राह पर चलने की शिक्षा देते हैं। जिस तरह
तरह एक बच्चे के मन में अपने माता पिता के लिए श्रद्धा और प्रेम रहता है, उसी तरह मेरे मन में सर के प्रति श्रद्धा और प्रेम है, जिसे शब्दों में आपको शायद ये अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन जैसे बॉर्डर पर एक सैनिक जो अपने मातृ प्रेम के लिए वहां खड़ा होता है, वैसे ही कुछ शिक्षक होते हैं जो अपने महाविद्यालय के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए, उनके प्रेम में सदा रत रहते हैं। मेरे लिए डॉक्टर मिथिलेश अवस्थी जी ये एक शिक्षक रूपी सैनिक जैसे हैं, जो अपनी महाविद्यालयों की गतिविधियों की हमेशा चर्चा जहां भी वो जाएंगे वहां वो करते हैं। और महाविद्यालय की जो गतिविधि है वो विद्यार्थी केंद्रित कैसी हो, विद्यार्थियों को तरह तरह के एक्टिविटीज के माध्यम से उनकी स्किल वृद्धि कैसी हो, या फिर विद्यार्थियों की गतिविधियों के माध्यम से महाविद्यालय का नाम कैसा बड़ा हो, इसमें मैंने डॉक्टर अवस्थी सर को हमेशा देखा। और शायद यही एक वजह है कि उनकी अनेक गतिविधियों का हिस्सा बनना मुझे हमेशा पसंद रहता है। मिथिलेश अवस्थी जी के जीवन में संपन्न शिक्षक और लेखक के रूप में एक खास सौभाग्यपूर्ण वक्त भी आया, जब उनके व्यक्तित्व और उनकी जीवन साधना को लेकर एक पुस्तक संपादित हुई। उसका नाम था डॉक्टर मिथिलेश अवस्थी सृष्टि एवं दृष्टि। उनके अनेक चहेते गुरु, शिक्षक मित्र एवं विद्यार्थियों ने अपने गुरु पर आलेख तैयार किए। पुस्तक का विमोचन हिंदी मोड़ भवन में हुआ, जो पारिवारिक मित्रों से खचाखच भरा हुआ था। हर एक व्यक्ति मिथिलेश जी के प्रति भाव विभोर और इमोशनल था। ईश्वर पवार जी बच्चों को लेकर आए आज, और इसलिए मैंने आज उनको माफ किया है। 5 वर्षों से मैंने ईश्वर पवार जी जैसा व्यक्ति नहीं देखा जो मुझे झांसे में रखता आया, क्योंकि संतोष वालिया और हरमीत कौर के पिता को कोई झांसा दे सके संभव नहीं। 4 साल से झांसा दे रहे, बस आ रहा हूँ गर्मी में। एक समय तो मुझे इधर बदले की दम में था और उन्होंने मुझे कहा कि मैं आ रहा हूँ। मैं जीवन से रवाना हो गया। जब यहाँ पहुंचा तो भाई साहब मुझसे प्रोग्राम नहीं करता। विगत कुछ वर्षों में मिथिलेश जी ने महाविद्यालय में कुछ प्रयोग शुरू किए और उनके अच्छे परिणाम आश्चर्यकारक ढंग से सामने आने लगे। प्राध्यापक मित्रों के लिए उन्होंने शोध सत्संग और सृजन संवाद शुरू किया और विद्यार्थियों के लिए स्वयं अनुशासित अध्ययन प्रक्रिया। इन प्रयोगों से न बल्कि शिक्षकों को शोध प्रकल्पों के लिए लाभ हुआ, बल्कि विद्यार्थियों के अध्ययन प्रक्रिया में गति प्राप्त हुई और वे अच्छे नंबरों से पास होने लगे। उनके शिक्षक जीवन का एक रोचक तथ्य है, जो कि उनको एक चुंबकीय व्यक्तिमत्व का शिक्षक बनाती है। उनका बच्चों से लगाव, उनमें घुल मिल जाना, तो कभी डांटना, बच्चों को इमोशनली प्रोत्साहन देकर पढ़ाई के लिए प्रेरक बनना आदि शामिल है। लड़के उनका पीठ पर घूसा खाने के लिए मानो घंटों दरवाजों पर इंतजार करते हैं, तो कुछ प्यारे बच्चे जानबूझकर गलती कर डांट खाते हैं, तो कभी किसी की कान खिंचाई होती है। अनुज सुमेध नागदेवे तो अभी उनके घूसे के आदी हो चुके हैं। महाविद्यालय में उनके भाषण बड़े ही प्रसिद्ध हैं। अनेक मौकों पर वे अपना मौलिक वक्तव्य देते हैं और विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं। प्रत्येक एनएसएस कैंप में सर विद्यार्थियों को प्रेरित करने पहुंच जाते हैं और अपना क्वालिटी टाइम उनके साथ बिताते हैं, उनको हंसाते हैं, छेड़ते हैं और खुद भी आनंदित होते हैं। महाविद्यालय में मिथिलेश जी द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम काव्य संगोष्ठी खासा प्रसिद्ध है, जिसमें अनेक शिक्षक और विद्यार्थी अपनी स्वयं रचित रचनाएं पढ़ते हैं। अवस्थी सर की कविता बिटिया बच्चे बहुत पसंद करते हैं, जो उनकी अपनी बहन पर लिखी गई है। अवस्थी सर भी काव्य पाठ का आनंद उठाते हैं। बाण नयन का तोड़ बहाती
अश्रुगंध की धारा जो बूंद बूंद से विगलित करती, दुख हृदय का सारा जो जीवन का जो सार बहाती, जीवन का जो सार बताती, वही सच्ची कविता है, सरस्वती की दुहिता है। अब आज की तरफ आता हूँ। आज समय ऐसा है आया, इसके पहले बता दूं कि जिन बच्चों ने कविताएं पढ़ी वो बहुत अच्छी थी, आपके लिए नहीं है। जो जमाने में कविता पढ़ी जा रही उनके लिए। आज समय ऐसा है आया, कविता पर है कोहरा छाया, अनुभूति नहीं, अभिव्यक्ति नहीं, शब्दों में मौलिक शक्ति नहीं, सद्भावों पर आसक्ति नहीं, मानवता पर भी भक्ति नहीं, संवेदन और संज्ञानहीन कविता न कभी कविता होती। और अगला पद है, जाति धर्म का मान नहीं, मानवता का सम्मान नहीं। जाति धर्म का मान नहीं, मानवता का सम्मान नहीं, दीन दुखी की कथा नहीं, मजबूरन की व्यथा नहीं, भला कहीं वह कविता होगी, नहीं कभी दुहिता होगी। भावों का असली ज्ञान नहीं, भावों का असली ज्ञान नहीं, शब्दों का। डिपार्टमेंट पिकनिक पर मिथिलेश जी डिसिप्लिन के साथ साथ पारिवारिक वातावरण तैयार करते हैं और खुद भी मस्ती करते हैं। बच्चों से कभी होड़ लगाते हैं तो कभी बरगद की जटाओं में झूलते हैं, और क्या बच्चों के लिए मगन होकर गीत भी गाते हैं। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या असली वादे प्यार मत होगा मसीहा, होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। तेरा अपना कौन ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान से उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। असली वादे प्यार वफा सभी बातें हैं बातों का। ऐसे रोया मेरा प्यार आज तुमसे दूर होकर, ऐसे रोया मेरा प्यार। चांद रोया साथ मेरे, रात रोई बार बार। चांद रोया साथ मेरे, रात रोई बार बार। आज तुमसे दूर होकर, ऐसे रोया मेरा प्यार। आज तुमसे दूर होकर, ऐसे रोया मेरा प्यार। चांद रोया साथ मेरे, रात रोई बार बार। चांद रोया साथ मेरे, रात रोई बार बार। आगे की अब दास्तां मुझसे सुन सुन के तेरी नजर डब डबा जाएगी। बात दिल की जो अब तक तेरे दिल में थी, मेरा दावा है होठों पे आ जाएगी। तू मसीहा, साइड में डांस करना, साइड में। मसीहा तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है। हम तेरा नाम सुनकर चले आए हैं। अब दबा दे हमें या तू दे दे जहर, तेरी महफिल में ये दिल जले आए हैं। एक एहसान कर, एहसान
डॉक्टर मिथिलेश अवस्थी के जीवन का एक और पहलू बताना मैं जरूरी समझता हूँ। उनके अनेक अनेक मित्र हैं। पूरे भारत में अनेक शहरों में उनके मित्रों के संग पारिवारिक संबंध है। नागपुर में उनके कुछ खास मित्र हैं, जैसे श्री संजय तिवारी जी, श्री मनोज सिंह जी और श्री संतोष त्रिपाठी जी। इस मैत्री की गरिमा इतनी ऊंची है कि संजय तिवारी जी अपने आप को रोक नहीं पाए। साथियों, मैं संजय तिवारी, संपादक नवभारत। मैं आज अपने दो शब्द कहना चाहता हूं हमारे अति प्रिय बड़े भैया PWS कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश कुमार जी अवस्थी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डॉक्टर अवस्थी अपनी 30 साल की गरिमामयी निर्विवाद बेदाग सेवाओं के पश्चात 31 जुलाई 2020 को रिटायर होने जा रहे हैं। मैं जानता हूं PWS कॉलेज के स्टाफ, PWS कॉलेज के छात्र और PWS कॉलेज के मैनेजमेंट के लिए यह अवसर एक बहुत ही एक तरह से चुनौती का होगा। वैसे किसी के रहने नहीं रहने से कोई बहुत फर्क शायद बहुत सारे लोगों को ना पड़ता हो, लेकिन डॉक्टर अवस्थी के मामले में यह थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसा कि मैं उनको व्यक्तिगत जानता हूं, बहुत तपस्वी के रूप में उन्होंने हमेशा अपने शिक्षा के पेशे को रखा है। एक बहुत ही पुनीत कार्य के रूप में उन्होंने छात्रों को पढ़ाया है। छात्रों से उनका प्रेम बेमिसाल है। मैं जानता हूं उनके जाने की कमी उनके स्टाफ को, उनके छात्रों को बहुत समय तक खलती रहेगी। मैं एक बार पुनश्च डॉक्टर अवस्थी को उनके आने वाले जीवन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। PWS कॉलेज के उनके स्टाफ को भी शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने और फिर महाविद्यालय में हम कुछ उनके अनुज एवं मित्र हैं। मेरा सौभाग्य है, मैं सुदेश भोते और सुमेध नागदेवे और चंद्रशेखर पाटिल उनकी खास मर्जी प्राप्त मित्र हैं। सुमेध मिथिलेश जी के साथ एक छोटे भाई के रूप में और विभाग के सहपाठी के रूप में 8 वर्षों से बड़े मियाँ छोटे मियाँ के रूप में जुड़े हुए हैं। सुमेध एक साये की तरह पूरे 5 घंटे सर के साथ उपस्थित रहते हैं। आइए सुमेध नागदेवे के सर के प्रति भावनाएं सुनते हैं। आज मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे साथी, मेरे गुरु डॉक्टर मिथिलेश अवस्थी इस महाविद्यालय से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैंने पूरे 8 साल इनके साथ बिताए। ये 8 साल मेरे जीवन के सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार रहे। हम दोनों हमेशा साथ रहे, एक साथ जाना, एक साथ बैठना, एक साथ जहाँ कहीं जाना हो, सारे काम हम एक साथ ही करते थे। इसलिए महाविद्यालय क्या, महाविद्यालय से बाहर भी हमें जो भी मिलता, हमें यही कहता कि आप दोनों की जोड़ी एकदम राम लक्ष्मण की जोड़ी है। और इस जोड़ी को कभी किसी की नज़र न लगी। इस जोड़ी की खासियत ही ऐसी रही है कि जोड़ी की ट्यूनिंग में हर किसी को समझ में आ जाती थी। हम दोनों की ट्यूनिंग में भी साथ थी। हमारे बीच उम्र का बंधन नहीं था, हमारे बीच केवल प्यार का बंधन था। इस प्यार के बदौलत ही हमारी लाइफ, हमारा जीवन बहुत अच्छे से बीता है, हमारा समय बहुत अच्छे से बीता है। आज मेरे भाई सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं उनके आने वाले जीवन के लिए शुभकामनाएं देता हूं और ये भरोसा देता हूं कि मैं आज भी साथ हूं, मैं कल भी साथ हूं, मैं भविष्य में कहीं भी हूँ, मैं आपके साथ ही रहूँगा। धन्यवाद सर। महाविद्यालय में मिथिलेश जी के लिए चंद्रशेखर पाटिल एक लघु भ्राता है और अम्मा से मिलने चंद्रशेखर जी अक्सर मिथिलेश जी के घर पहुंच जाते हैं। आइए सुनते हैं चंद्रशेखर जी का वीडियो संदेश। नमस्ते, मैं प्राध्यापक चंद्रशेखर पाटिल। आज मैं ऐसे शख्स के बारे में 2 मिनट बात करना चाहूँगा कि जिन्होंने हिंदी इस राजभाषा के क्षेत्र में अपना समूचा जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे हमारे ज्येष्ठ भ्राता हिंदी विभाग प्रमुख डॉक्टर मिथिलेश अवस्थी सर। देखा जाए तो उनका और मेरा रिश्ता बहुत गहरा है। वो मुझे लघु भ्राता के नाम से
पुकारते हैं और मैं ज्येष्ठ भ्राता। हालांकि हमारे में खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन ये रिश्ता इतना अटूट है, मजबूत है कि आज वो आपके सामने मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उन्होंने हिंदी के लिए, हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए अपना समूचा जीवन दांव पे लगा दिया, समर्पित कर दिया। वो अच्छे वक्ता है, नामांकित संशोधक है, लेखक है और एक वो अच्छे इंसान है। वो इंसानों की उनमें परख है, इंसानों में वो कभी ऊंच नीच का ऐसा भेद नहीं करते और हम छोटे होते भी इतना प्यार करते हैं हमारे को कि मैं कहना चाहूँगा कि उनका जीवन जो है वो एक वटवृक्ष की छाया की तरह है और वो आगे भी ऐसे अपने जीवन में स्वस्थ रहे, समृद्ध हो उनका जीवन और ऐसे ही वो हमारे ऊपर प्रेम का वर्षाव करते रहे। और देखा जाए तो कहना पड़ता है कि विनम्रता यह ज्ञान का आभूषण होता है और सही मायने में अवस्थी सर ये ज्ञान के आभूषण है। जहाँ पर भी जाएंगे अपने व्यक्तित्व से सबको अपना कर देते हैं। ऐसे महान शख्स को मैं सैल्यूट करता हूँ और उनका जो फ्यूचर है, उनका जो भविष्य है उज्जवल हो और उनको ये प्रार्थना करता हूँ मैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, समृद्ध रहे, क्योंकि स्वास्थ्य के आज जीवन में स्वास्थ्य ये सबसे बड़ी कुंजी है। जिनका स्वास्थ्य है वो बहुत धनवान है और आज के ये वैश्वीकरण के दौर में स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक करने का महान काम सर कर रहे हैं। उनको मैं सैल्यूट करता हूँ और इतना कह के अपने दो शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हर महाविद्यालय में एक ग्रुप होता है कॉलेज में अक्सर, जहाँ अपने लेक्चर खत्म होने के बाद जो भी समय मिलता है उस समय में अपने जो लाइक माइंडेड फ्रेंड्स हैं उनके साथ मिलकर अलग अलग साहित्य या अलग अलग प्रकार की जो एकेडमिक गतिविधियां हैं या फिर महाविद्यालय में नैक जैसी कुछ जो है कमिटीज वर्क करती है, तो कॉलेज में क्वालिटी एजुकेशन एनहांसमेंट को लेके या क्वालिटी एजुकेशन के अलग अलग प्रोग्राम को लेके ब्रेनस्टॉर्म करते रहते हैं। महाविद्यालय में डॉक्टर चक्रवर्ती मैडम के साथ IQAC जो है स्थापित हुई थी और फिर उनके अंडर में एक नैक साइकिल हुई। उसके बाद महाविद्यालय में नैक से रिलेटेड गतिविधियां जो है वो शुरू हुई और उसमें मैंने डॉक्टर अवस्थी सर के साथ जो है मुझे बहुत अच्छा लगता था कि अलग अलग प्रकार की जो एक्टिविटीज है उसके बारे में चर्चा करना। डॉक्टर अवस्थी सर के साथ हमारा जो ग्रुप था वो दरअसल हम लोग साहित्य के साथ, अलग अलग साहित्यिक रचनाओं के साथ और मेरा अगर से संदर्भ ले तो मैं समीक्षा से रिलेटेड सर के साथ चर्चा करता था और मैं अक्सर समय निकाल कर कॉलेज की किसी गतिविधि को लेकर मैं उसको बखूबी अंजाम कैसे दे या उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, उसकी फिलॉसफी कैसी होनी चाहिए, उसको लेके मैं अक्सर चर्चा करता था। क्योंकि कॉलेज में, महाविद्यालय में कोई स्टूडेंट सेंट्रिक कोई एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करनी है तो वो सुचारू ढंग से काम कैसे करेगी, उसके रिजल्ट्स कैसे आएंगे, इसके बारे में अगर से मुझे चर्चा करना है तो मेरे सामने सिर्फ एक ही नाम आता था, वो डॉक्टर अवस्थी सर था। डॉक्टर मिथिलेश अवस्थी जी को मैं एक शिक्षक रूपी आंदोलन के रूप में देखता हूँ, क्योंकि महाविद्यालय में शिक्षा को लेकर उनकी जो आस्था है या अध्यापन को लेकर उनका जो हार्डवर्क है या अध्यापन में उनकी जो रुचि है, ये देखकर आप
ऐसा ही बोल सकते हैं। विद्यार्थियों को उनको उनकी स्किल प्राप्त हो या एक पूर्ण विद्यार्थी के रूप में वे कैसे विकसित हो सकते हैं, उन्हें किन किन प्रोजेक्ट्स और कार्यक्रमों की आवश्यकता हो सकती है, क्लासरूम टीचिंग के अलावा मैं बोल रहा हूँ, वे उस कार्यक्रम की हमेशा खोज में रहते थे कि मैं विद्यार्थियों को एक नया कौन सा कार्यक्रम दूं जिससे उनकी ज्यादा मदद हो सकती है। वो उस खोज में रत रहते थे। उन्हीं में से कुछ प्रोग्राम मुझे अच्छे से याद है, जैसे स्वयं अनुशासित अध्ययन कार्यक्रम हो, जहां विद्यार्थियों का एक डॉक्यूमेंटेशन वो करते थे। विद्यार्थियों का एक ग्रुप वो जो है निर्धारित करते थे, उसमें कोई भी आ जा सकता था, किसी भी क्लास का हो सकता था, और उनका रिकॉर्ड रखना कि उन्होंने किस विषय की पढ़ाई की, कितना समय दिया, उसमें उन्होंने किस तरह की पढ़ाई की, उसका वो मार्गदर्शन करते थे। और दूसरे दिन या हफ्ते भर बाद वे विद्यार्थियों से फीडबैक लेकर उसका रिकॉर्ड रखते थे। हर साल कॉलेज में अलग अलग प्रकार के इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन के लिए विद्यार्थी तैयार होते थे। तो मैंने हमेशा देखा विद्यार्थियों का एक ग्रुप है जो अक्सर सर के इर्द गिर्द घूमते रहता था, चाहे फिर नाटकों की स्क्रिप्ट के लिए हो, नाटकों की तैयारी के लिए हो, डिबेट, इलोक्यूशन, या फिर इस तरह की बौद्धिक जो कंपटीशंस है उसके लिए जो महाविद्यालय से विद्यार्थी जाते थे। तो ऐसे विद्यार्थी अक्सर सर के पास आते थे। मैंने डिबेटर्स जो है देखा, जो सर से अक्सर से इनपुट्स जो है वो लेते थे, और विद्यार्थी जो है दूसरे महाविद्यालय में जाके अपना परफॉर्मेंस देते थे। विद्यार्थियों का एक ऐसा ग्रुप रहता था जो साहित्य में रुचि रहता था, कविताएं लिखना उन्हें पसंद है या फिर शॉर्ट स्टोरीज लिखना पसंद है। तो ऐसे विद्यार्थी भी सर के पास अक्सर आते थे और मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। सर की एक कार्यशाला हमेशा पसंद करते थे बच्चे, और वो थी परीक्षा उपयोगी कार्यशाला, जिसमें महाविद्यालय के शिक्षक जो है वो परीक्षा के प्रति तैयारी कैसे करना इसका मार्गदर्शन करते थे। और उसमें मुख्य मार्गदर्शक के रूप में जो बड़े भ्राता है वो अवस्थी सर जो है वो मार्गदर्शन करते थे। तो उस परीक्षा उपयोगी कार्यशाला में मेरे जैसे शिक्षक जो है हम टेक्निकल चीजें समझाते थे, लेकिन अध्ययन कैसे करना, जीवन के लिए अध्ययन करना कि परीक्षा के लिए अध्ययन करना, ये चीज को बाइफरकेट करके समझाने का कार्य अवस्थी सर अक्सर करते थे। और विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा गुण कैसे प्राप्त हो, आप देखेंगे हिंदी डिपार्टमेंट का विद्यार्थी हर साल गोल्ड मेडल लाता है। इसमें सर का बेहद बड़ा रोल रहता है, मैं ये मानता हूँ। और दूसरे डिपार्टमेंट ने इस चीज को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सर जिस तरह से, जिस लगन के साथ विद्यार्थियों के पीछे हाथ धोके पड़े रहते थे, चाहे वो पीठ पर खुसा मारकर हो या चाहे उनको इमोशनली ब्लैकमेल करके हो, लेकिन वो विद्यार्थियों को सतत अध्ययन के इर्द गिर्द ही रखते थे। ये गुण जो है उनसे हम सबको लेना चाहिए। महाविद्यालय में साल भर में एक दो मौके ऐसे जरूर आते हैं जब कोई न कोई प्राध्यापक अपने बर्थडे के बहाने लंच के लिए, सहभोजन के लिए हमें बाहर लेके जाता है। अवस्थी सर का बर्थडे हम किसी को पता ही नहीं है, हम लोग कभी ये जान ही नहीं पाए। लेकिन एक साल उन्होंने हमें एक लंच पार्टी दी, और उस पार्टी में सारे शिक्षक सीनियर कॉलेज के और कंट्रीब्यूटरी टीचर, हम सारे मिलकर हम लोगों ने दुर्वा होटल में बहुत मस्ती की। उसकी यादें आज भी ताजा हैं। बुधवार 11 मार्च 2015 में मेरे छोटे से नोकिया फोन में मैंने यह वीडियो बनाया था। तब किसे पता था यह वीडियो इस डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा बनेगा।
डॉक्टर मिथिलेश अवस्थी ने अपने जीवन में सेहत को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया है और वे योगा सुबह 5 बजे करते हैं और शाम को 5 बजे वो नित्य वॉक करते हैं और योगा और हेल्थ से रिलेटेड वे महाविद्यालय में और अन्य महाविद्यालयों में भी उन्हें लेक्चर के लिए बुलाया जाता है और वो हमारे मित्रों का या स्टूडेंट का मार्गदर्शन करते हैं। उनके साइकिलिंग के बारे में मैं बता दूं कि 1992 में नागपुर में एक साइकिल रेस हुई थी और उसमें वे द्वितीय क्रमांक का पारितोषिक उन्होंने प्राप्त किया था। अपने जीवन में सेहत जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा संभाली है। वो हर साल नित्य महाविद्यालय के एनएसएस यूनिट को रक्तदान करते हैं और अन्यों को भी रक्तदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। डॉक्टर मिथिलेश अवस्थी जी का पूरा जीवन एक तप की तरह बीता है। शिक्षक के रूप में उन्होंने ज्ञान की साधना की है तो समूचे जीवन उन्होंने हिंदी साहित्य की कविताओं, कथाएं, लेख और मौलिक चिंतन के माध्यम से सेवा की है। उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव शिक्षक के रूप में पीडब्ल्यूएस महाविद्यालय में आज पूर्ण हो रहा है, लेकिन लेखक के रूप में और हिंदी साहित्य के लिए उनके सेवा का मुख्य पड़ाव शायद अभी आना बाकी है। उनका परिवार, अम्मा, दादा भैया, अवधेश जी, दीप्ति भाभी और डॉली दीदी श्रीमती नीलिमा पाठक उनके नए जीवन की शुरुआत के लिए उनका स्वागत करने हेतु तैयार है। ऐसे में मिथिलेश जी का सफरनामा आगे भी जारी रहेगा। मैं डॉक्टर सुदेश भौते अपने नरेशन को यहाँ विराम देता हूँ, लेकिन यह डॉक्यूमेंट्री डॉली दीदी के एक अनूठे स्वागत के साथ संपन्न होगी। धन्यवाद। हाय भैया, लॉकडाउन में काउंटडाउन शुरू हो गया 31 जुलाई का और देखिए देखते ही देखते आज वो दिन आ गया जब आप ऑफिशियली रिटायर हो रहे हैं। एक रिटायर्ड प्रोफेसर, ये वर्ड सुनते ही हमारी आंखों के सामने एक ओल्ड, स्टैटिक और एक टायर्ड पर्सनैलिटी की छवि आती है। लेकिन भैया आप तो एवर यंग एंड डायनामिक हैं और टायर्ड तो आप हो ही नहीं सकते। तो एक रिटायर्ड प्रोफेसर का खिताब आप पर बिल्कुल नहीं खपे। आप तो हमारे लिए हमेशा एक सुपरमैन रहे हैं, बचपन से ही। हमने जब भी कुछ भी मांगा आपने एक सुपरमैन की तरह हमको लाकर दिया। तो आप बताइए, क्या आप हमारे इस सुपरमैन को कभी रिटायर होता देख सकते हैं? नहीं ना। तो वादा कीजिए, आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि अब तो मैं रिटायर हो चुका हूँ, अब मैं किसी के किस काम का। मैं अपने सभी भाई बहनों की तरफ से, सभी बच्चों की तरफ से आपका अपने ही परिवार में स्वागत करती हूँ। आइए भैया, एक नई जिंदगी की शुरुआत करें, जहाँ पर आपका वक्त घड़ी की सुइयों में न बंध हो, आपका उन्मुक्त गगन तले नया आवास हो, अपनों के संग नव सृजन श्रृंगार हो, आगामी जीवन एक स्वस्थ नई शुरुआत हो। गुड लक भैया। सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो,
पल जो ये जाने वाला है। एक बार यूं मिली मासूम सी कली, एक बार यूं मिली मासूम सी कली, हो खिलते हुए कहा खुशबाश में चली, देखा तो यही है ढूंढा तो नहीं है, पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं, थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। ओ